सो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं एनालॉग के अंदर। इसके पहले हमने SWR हाफ वेव रेक्टिफायर पूरा पढ़ा, उसके अलग अलग 17 पैरामीटर्स देखे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम कुछ फ्यू पैरामीटर्स के रिगार्डिंग चीज़ें सॉल्व करते हैं कि द SWR यूजेस डायोड ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। एक डायोड यूज़ कर रहा है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस या आर डायोड है 10 ओम। ट्रांसफार्मर है 4:1 का, स्टेप डाउन है ऑब्वियसली। इफ़ द लोड रेजिस्टेंस इज 500 ओम, तो जो लोड लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस 500 ओम है। एंड प्राइमरी वोल्टेज 240 वोल्ट्स, RMS वैल्यू और 50 हर्ट्स। तो ये चीज़ है, इसको देखते हैं। सबसे पहले दिमाग में आएगा कि इस 240 वोल्ट्स को, ये तो प्राइमरी साइड में है, सेकेंडरी साइड में क्या होगा। ये सेकेंडरी साइड है और इसका रेशियो 4:1 है, तो इसका 1/4 होगा, मतलब 60 वोल्ट अब हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो वोल्टेज होगा इसके अराउंड जो आ रहा है वो हमारा 60 वोल्ट आ रहा है। ये चीज़ लेंगे सबसे पहली चीज़, इसको जो तुरंत ही सॉल्व कर लेंगे। अब हमसे पूछा क्या क्या है, DC आउटपुट करंट और वोल्टेज। ओके, DC आउटपुट करंट और वोल्टेज, फिर RMS लोड करंट, IL की जो लोड करंट है उसकी RMS वैल्यू, और DC डायोड वोल्टेज एंड करंट। तो DC आउटपुट करंट एंड वोल्टेज और DC डायोड करंट एंड वोल्टेज। तो डायोड के अराउंड जो होगी यहाँ डायोड लगा है, और हमारा आउटपुट जो है उसके अराउंड जो होगी दोनों। और PIV जो किसके इक्वल होता है, VM, और रिपल फ्रीक्वेंसी F0 जो कि हमारा ओमेगा नॉट के इक्वल होती है, जो हमारा इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमसे पूछी गई है। ओके, तो ये तो डायरेक्ट बता देंगे, F0 हमारा 50 हर्ट्ज है, ओमेगा नॉट तो 50 हर्ट्ज ही होगी। ओके, और PIV हमको बताना है जो VM के इक्वल है। तो शुरू करते हैं। RMS सेकेंडरी वोल्टेज, यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो RMS वैल्यू फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एवरेज वैल्यू डायरेक्ट वो बता देता है कि VM बाई पाई के इक्वल होता है, अगर याद हो तो। RMS वैल्यू किसके इक्वल होता है, VM बाई हमारा हमारा 2 के इक्वल होता है। पर वो किसके लिए, जो आउटपुट में हमको मिलता है वो किसके लिए, क्योंकि वो DC वाला पार्ट हो गया। जब हम इसकी बात करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के अराउंड जो है उसका RMS वैल्यू क्या होगा, तो वो हमारा VM/√2 होता है। मतलब कोई अगर इस तरह की वेव है जो कम्प्लीटली साइनोसॉइडल है कम्प्लीटली, तो इसकी RMS वैल्यू VM/2 ना होके VM/√2 होती है। इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ यूज़ किया, तो डायरेक्ट हमने VM/√2 रखा, और यही RMS वैल्यू हमको दी गई है 60। यहाँ पे लिखा हुआ है साथ में, ये जो मैंने पढ़ा भी था कि ये V240 वोल्ट RMS, तो इससे जो सॉल्व होके निकला 60 वोल्ट, ये भी RMS ही निकला, ये समझने वाली बात है। ओके, ये RMS निकला। अब हमें निकालना है कि एक्चुअल में पीक निकालना है VM। तो यहाँ से VM क्या निकला, 60√2 मल्टीप्लाई हो गया तो 84.85 वोल्ट्स निकला हमारा VM निकालना ज़रूरी था। VM निकालते ही जो हमारा फॉर्मूला IM का होता है, IM इज VM/RF प्लस RL, मतलब हमारा डायोड का रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस, इन दोनों का सम होता है, इससे डिवाइड कर देते हैं। ये हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी। तो VM हमको पता है, RF पता है 10 ओम, और RL पता है। इसको सॉल्व करके ये हमारा 166.4 मिली एम्पेयर निकला IM की वैल्यू। अब IM निकला, ये किसके अराउंड है, लोड के अराउंड। ओके, IM मतलब IM पीक वैल्यू, जो इस सर्किट में हमारा जो घूमेगी करंट उसकी पीक वैल्यू निकली, उसकी DC वैल्यू निकालेंगे। DC वैल्यू इज डिवाइडेड बाई पाई, तो इसको पाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये 52.97 मिली एम्पेयर निकल आई। इसी तरीके से RMS निकालेंगे। देखो तीन चीज़ें हैं, एक हमारा IM जो कि पीक वैल्यू है, एक हमारा DC वैल्यू है, और एक RMS वैल्यू है। तो हमेशा किसी भी चीज़ की VM भी है तो उसकी तीन वैल्यू हो सकती है, DC वैल्यू, पीक वैल्यू और RMS वैल्यू। तो IRMS निकालेंगे तो वो हमारा IM/2 होता है। ओके, तो ये 83.2, इसका इसका आधा हो गया 166 का, तो ये निकल आई। तो फर्स्ट एंड सेकंड चीज़ निकली। अब यहाँ पे IDC निकाला है तो हमें VDC भी निकालना था, और VDC के लिए कॉमन सी बात क्या याद रखनी है कि VDC FL के इक्वल होता है। जो किसके इक्वल है, IDC जो हमने निकाल ली ऑलरेडी, इनटू उसमें लोड रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है, मतलब ये लोड रेजिस्टेंस है, इसके अराउंड हमने करंट निकाल ली, IDC, और इसका ये कितना है RL। तो इसके अराउंड जो अगर हमें DC वोल्टेज निकालना है VDC, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो लोड रेजिस्टेंस 500 ओम है, तो मल्टीप्लाई करके ये हमारा इतना आ गया 26.48। और ये क्योंकि मिली एम्पेयर था तो यहाँ पे 10⁻³ कर रहे हैं बाद में, तो 26.48 वोल्ट हमारा आ गया VDC। तो एक एक करके चीज़ एक से एक डोमिनो इफेक्ट लगते हुए सॉल्व होती जाती है। ये याद रखने वाली बात है कि बस कुछ फॉर्मूले बेसिक को कुछ चीज़ें समझ में आ गई तो एक एक करके चीज़ें सॉल्व होती जाती है। फिर निकालेंगे VD एवरेज हमने निकाला सीखा था कि वहाँ पे माइनस और इंक्लूड हो जाता है। ओके, डायोड की अगर एवरेज की बात कर रहे हैं कि डायोड में जो VD वोल्टेज है उसका एवरेज, तो VM/पाई,
ओके, एवरेज के लिए पाई पाई तो होता ही है, बट यहाँ पे डायोड की अगर बात करें तो माइनस यहाँ इंक्लूड हो जाता है। तो इसी को सॉल्व कर देंगे, 84.85 अपॉन पाई, तो -27 वोल्ट आ गया डायोड के अराउंड वोल्टेज। ओके, सो हमारा फिर बात करेंगे डायोड और आरएल हमारा दोनों सीरीज में है, तो आईडी एवरेज निकालेंगे। ये वीडी एवरेज निकाला, अब आईडी एवरेज निकालेंगे। तो आईडी एवरेज फिर वही आईडीसी के इक्वल होता है, और आईडीसी हमारा डीसी वैल्यू आई एम बाई पाई के इक्वल है। तो जो आई एम वैल्यू सॉल्व होकर आई थी उसको पाई से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा 52.97 जो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। देखो आईडीसी हमने ऊपर सॉल्व कर लिया था, पर वही आईडीसी एवरेज भी होता है। ओके, तो ये निकल आया। पीआईवी हमको पता है वीएम के इक्वल है, वीएम हम शुरू में ही सॉल्व कर चुके थे, देखो हमने देखा ही था, वीएम जो था शुरू में सॉल्व कर लिया था। ये जो वीएम है इसको हमने शुरू में ही सॉल्व कर लिया, तो यही हमारा पीआईवी के इक्वल हो गया, पीआईवी। तो पीआईवी तो शुरू में ही निकल आया था। और रिपल फ्रिक्वेंसी मैंने पहले ही बता दी कि वो एफ नॉट फ्रिक्वेंसी यहाँ चेंज ही नहीं होती, हाफ वेव रेक्टिफायर में 50 हर्ट्ज ही रहेगी फ्रिक्वेंसी। तो ये सारी चीज़ें निकली। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ पढ़ेंगे। इसमें पहले सेंटर टैप रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। सो इन द सर्किट सोन डायोड इज आइडियल, डायोड आइडियल है, एंड इनपुट दे दिया है 100 साइन ओमेगा टी वोल्टेज। इफ आर एल 1 किलो ओम है, देन फाइंड एंगल ऑफ कंडक्शन पीआईवी और डीसी करंट थ्रू आर एल। देखो यहाँ पे डायोड तो हमें नॉर्मल डायोड दे दिया आइडियल, बट यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा दे दी है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे 10 वोल्ट की सप्लाई डालती है। ओके, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल की साइड में है। तो इससे क्या समझ में आया कि जो डायोड है ये यहाँ पे एन के लिए 10 वोल्ट फिक्स होके रह गया। अब यहाँ अगर कंडक्शन कराना है, कंडक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि पी ग्रेटर देन एन, तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो हमेशा 10 से ज़्यादा हो। ठीक है, वोल्टेज 10 से ज़्यादा होना चाहिए, ये मेन कंडीशन निकल के आई। जिसने ये निकाल लिया बस फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यही चीज़ यहाँ डिटेल में लिखी हुई है कि डायोड को अगर काम कराना है तो आपको वी आई जो इनपुट वोल्टेज है इसको 10 से ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके, ये समझ में आ गया क्यों देना पड़ेगा, तो 10 से ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो डायोड कंडक्ट्स इफ़ वी आई इज ग्रेटर देन 10 वोल्ट्स। देखो ये डायग्राम सेम हमने यूज़ किया था जब एंगल ऑफ कंडक्शन पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने बताया भी था कि इतनी दूरी के लिए जब तक हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो उसका पीक 100 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट तक जब तक नहीं पहुँचेगा तब तक कंडक्शन नहीं होगा। तो इसको हम थीटा ले लेते हैं, इस डिस्टेंस को। ओके, और सेम डिस्टेंस यहाँ होगी, सेम डिस्टेंस यहाँ होगी, सेम डिस्टेंस यहाँ होगी। तो ये जो चीज़ दिख रही है छोटी सी, यहाँ तक कंडक्शन नहीं होगा, फिर से यहाँ कंडक्शन नहीं होगा। और ये जो डिस्टेंस है इधर वाली, ये पाई माइनस थीटा हो गई, क्योंकि ये जो पूरी एक है ये 0 से पाई पाई है। ओके, तो 100 वोल्ट पे पीक है, तो डायोड कंडक्ट करेगा जब वी आई 10 वोल्ट से ज़्यादा होगा। यहाँ से निकालते हैं। अब इसी को यूज़ करके हम यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं, जो कि हमारा साइन इनवर्स, जो कि हमारा ये जो वैल्यू ये वाली है जहाँ से शुरू करता है कंडक्ट करना और जहाँ मैक्सिमम वैल्यू वहाँ तक, तो इसका हमारा वो होता है रेशियो। तो 10/100, तो साइन इनवर्स 0.1 या फिर 0.1 रेडियन। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स थीटा इजकल टू थीटा बोल सकते हैं अगर थीटा वेरी स्मॉल है, तो इसको डायरेक्ट 0.1 रेडियन बोल दिया। एंगल ऑफ कंडक्शन का फॉर्मूला हमने सीखा था, पाई माइनस टू थीटा, मतलब इस टोटल पाई से एक तो थीटा इधर वाला माइनस करना है और इतना ही थीटा यहाँ माइनस करना है दोनों तरफ, तो पाई माइनस 2 थीटा, 2 थीटा माइनस कर दिए। तो 3.1 पाई की वैल्यू रेडियन में और 0.2, तो 2.94 रेडियन आ गया हमारा एंगल ऑफ कंडक्शन। ओके, रेडियन में। अब पीआईवी निकालेंगे। पीआईवी क्या होता है नॉर्मली, उसकी सारी अगर फार्मूले छोड़ दो कि वी डायोड का जो वोल्टेज डायोड का है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारा पीआईवी होती है। वोल्टेज डायोड का हमारा जिसके लिए वो कंडक्ट करेगा वो कितना है, तो वी आई होना चाहिए ग्रेटर देन 10 वोल्ट से, या फिर बोल सकते हैं वी आई माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये और ये चीज़ दोनों सेम है ना, तो अगर ये सेम है तो इसको हम वी आई माइनस 10 का मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं। अब वी आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसका जो पीक है, तो -100। क्यों? क्योंकि हमारा क्या हमने सीखा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब ये कंडक्ट करता है तो इसका जो वोल्टेज होता है इसका नेगेटिव साइकिल के लिए इसके अराउंड शो होता है और पॉजिटिव साइकिल के लिए इसके अराउंड शो होता है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसीलिए तो ये ऐसा ये डायग्राम था। ये अगर साइन का है और इसके नीचे हम बना रहे हैं ये डायोड का है और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस का है, तो डायोड का जब नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा तो ये चीज़ चलती है, पॉजिटिव पे और ये नेगेटिव पे। तो इसका नेगेटिव साइकिल का वोल्टेज कहाँ जाएगा, कहीं तो शो होगा, तो वो डायोड पे शो होता है। ये इंपॉर्टेंट बात थी, तो इस वजह से हम यहाँ माइनस लेते हैं। तो -100 -10, इसका मैग्नीट्यूड मतलब 110 वोल्ट पीआईवी।
ये इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर के लिए मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में इसको इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। इसका पीआईवी तो ये 110 वोल्ट होगा, यहाँ कोई कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना है। फिर पूछा है कि व्हेन डायोड इज इन कंडक्शन, तो तीसरी चीज़ क्या पूछी थी, डीसी करंट थ्रू आरएल। डीसी करंट थ्रू आरएल, और ऑब्वियसली बात है कि आरएल से करंट कब फ्लो होगी, जब डायोड कंडक्शन में होगा। तो इसी में लगा देते हैं, डायोड को शो कर देते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे 10 वोल्ट हमारा रहेगा ही, वो तो कहीं चला नहीं जाएगा। जब इसमें करंट लगाएंगे तो वी आई, इस वी आई से इस 10 वोल्ट को माइनस कर देंगे, इस रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे, तो वी आई माइनस 10 अपॉन आर एल। वी आई किसके इक्वल है, वी एम साइन अल्फा के इक्वल होता है वी आई। ओके, तो 100 साइन अल्फा और माइनस 10 अपॉन 10 की पावर 3, तो ये क्या बन गया, 100 साइन अल्फा माइनस 10 मिली एम्पेयर, ये क्या बन गया, आई बन गया। अब थीटा, हम अल्फा की कंडीशन लिखते हैं, अल्फा कहाँ से कहाँ होता है, थीटा से हमारा पाई माइनस थीटा था, तभी तो कंडक्शन होता है, एल्स हमारा करंट जीरो होती है। तो आईडीसी लिखते हैं, आईडीसी मतलब डीसी वैल्यू। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एवरेज लेके, तो 1/2 पाई टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे और 0 से टाइम पीरियड तक इंटीग्रेट कर देंगे आई को। इसी को उठा के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब हमें आईडीसी मिलेगा। देखो एक है आई, एक है आईडीसी, तो इस आई से इस डीसी वैल्यू को निकालने के लिए ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसमें ये लगा देंगे, और कंडक्शन कहाँ से है, थीटा 0.1 से है, थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, ठीक है 0.1, और पाई माइनस थीटा, तो वो क्या है 3.14 माइनस 0.1 तो 3.04। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आई हैं, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो ये पता होनी चाहिए। तो 100 साइन अल्फा माइनस 10 डी अल्फा, तो इसको फिर सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा वैल्यूज़ आ गई 26.9 मिली एम्पेयर। और जब आर एल निकालना होगा तो इसी में हम आर एल मल्टीप्लाई कर देंगे आईडीसी में, इसी वैल्यू में, तो ये हमारा 26.9 अराउंड 27 वोल्ट दे देगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। उसके बाद पीछे जाके इसको देख लेंगे, अगर नहीं हुआ इसके बाद देखते हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, फुल वेव रेक्टिफायर में हम मेन चीज़ क्या है, 2 डायोड्स को यूज़ करते हैं और एक सेंटर टैपिंग को यूज़ करते हैं। सेंटर टैपिंग का क्या मतलब है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में बीच में एक वायर को टच करा देते हैं। तो इस अगर जहाँ पे वायर टच हो रहा है और यहाँ ग्राउंड दे दिया, तो इसके ऊपर का जो वोल्टेज है वो ऊपर जाएगा, ऊपर वाले उसमें, और नीचे का जो वोल्टेज है वो नीचे वाले डायोड में जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसमें फ्लो होता है। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। उसके पहले तो बाकी तो नॉर्मल चीज़ें कि प्योर एसी, इसका N1 रेशियो N2 है, और N1 बड़ा होना चाहिए N2 के एक बेसिक सी बात है, एक डायोड D1 है, एक डायोड D2 है, और ये हमने इस तरीके से कर दिया। ये RL है, बाकी इसको चाहें तो इसके बीच से यहाँ से निकाल सकते हैं इस RL को, है ना, कहीं से भी निकाल सकते हैं। मतलब ये पूरा, ये ऊपर से नीचे तक वायर एक ही चीज़ हो गई। ओके, और इसके अराउंड हमने करंट लिख दी कि भाई आई हो रही है, और इसके अराउंड वोल्टेज हमारा V0 हो रहा है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर इज सेंटर टैप्ड। तो सेंटर टैप्ड होने का मतलब समझ में आया, ये चीज़ है सेंटर टैप होने का मतलब, ये चीज़। और वोल्टेजेस VA एंड VB आर इक्वल, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जो वोल्टेज है VA, जो इसका वोल्टेज है VA, मतलब ये जो डिवाइड करेगा सेंटर टैपिंग, इसको दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब एकदम सेकेंडरी वाइंडिंग के मिडिल में टच कर रहा है, बट अपोजिट इन साइन। ये मतलब क्या है कि बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की अगर बात करें यहाँ पे हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर की, सो VA और VB होता है इक्वल टू, मतलब VA इक्वल टू माइनस VB, अपोजिट इन साइन होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इफ़ VA इज VM साइन अल्फा, तो VB माइनस VA या फिर माइनस VM साइन अल्फा, तो ये माइनस जो आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, सारा खेल यही कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहीं से देखते हैं। ओके, तो मान लो कि ये VA है और ये माइनस VA है, मतलब सेम है। तो इसकी पॉजिटिव साइकिल जब होगी तो इसके लिए क्या होगी, एट द सेम टाइम नेगेटिव साइकिल होगी इसके लिए। देखो इसको ऑरेंज को, पिंक को मैं पिंक से बना रहा हूँ, और अगले उस पर जब इसकी नेगेटिव साइकिल आएगी तो यहाँ क्योंकि माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगी, पॉजिटिव साइकिल। तो यहाँ से देखो समझ में आ रहा है, देखो जब इसकी पॉजिटिव साइकिल है तो ये हमारा डायोड में जाएगा, तो इसकी पॉजिटिव साइकिल होने की वजह से हमारा D1 कंडक्ट करेगा। ओके, पहले केस में, ऑरेंज वाले केस में। अब ये नेगेटिव है तो ये बंद हो जाएगा, फिर जब इसकी नेगेटिव साइकिल आएगी तो D1 बंद हो जाएगा और हमारा D2 कंडक्ट करेगा। तो ये चीज़ चलेगी, देखो प्लस मतलब टिक क्रॉस क्रॉस टिक, फिर टिक क्रॉस, फिर क्रॉस टिक।
मतलब या तो D1 कंडक्ट कर रहा है या D2 कंडक्ट कर रहा है, पर दोनों में से भाई कोई ना कोई तो कंडक्ट कर रहा है। एक ऑब्वियस ही सीधी सी बात है कि दोनों में से कोई ना कोई कंडक्ट कर रहा है। वो क्यों कर रहा है वो भी समझाया कि जब इसकी पॉजिटिव साइकिल है, क्योंकि ये माइनस भी है तो इसकी नेगेटिव हो गई उसका अपोजिट, तो ये बंद हो गया, ये खुल गया। अपोजिट बार में जब इसकी नेगेटिव साइकिल ऊपर आई, क्योंकि ये माइनस है तो इसकी पॉजिटिव साइकिल बन गई वो, तो ये हमारा खुल गया और ऊपर वाला बंद हो गया। यही चीज़ हुई है यहाँ पे। देखो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये समझना ज़रूरी है। तो ये हमारा जो बेसिक जो मेन है VA, ये VB है, ये क्या है, इसी VA का अपोजिट है, VB इज माइनस VA है। तो देखो जब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, जब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, जो मैंने ऊपर बात बताई। अब जब ये पॉजिटिव है तो D1 कंडक्ट कर रहा है, तो हमें आउटपुट में वेव मिल गई। अब जब ये नेगेटिव मतलब नीचे वाला पॉजिटिव हो गया तो फिर भी हमारा D2 कंडक्ट करेगा, मतलब कोई ना कोई तो कंडक्ट कर रहा है, तो हमें लगातार वेव मिलती जाएगी, इसलिए उसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ये पूरा जो आउटपुट है, मेन आउटपुट ये है, मतलब हमें बार बार कंडक्शन मिलेगा ही, रुकेगा नहीं। ओके, जो वहाँ पे एक जो नीचे वाला क्रॉस हो जाता था, मिस हो जाता था, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे मिल रही है। अब इसी को हम पूरा अपना डिटेल में जो भी है उसमें लिख देते हैं कि 0 से पाई तक हमारा VA पॉजिटिव है तो D1 ऑन हो गया, D2 ऑफ हो गया। ठीक है, D1 ऑफ हो गया तो क्या बोलेंगे कि D1 कंडक्ट्स, और VA जो भी है वो मतलब अपीयर होगा अक्रॉस RL। ठीक है, V आउटपुट इज VA के इक्वल। फिर पाई से 2 पाई में हमारा VA नेगेटिव हो गया, VB पॉजिटिव हो गया, क्योंकि VB किसके माइनस VA के इक्वल है तो इसका अपोजिट, तो D2 ऑन हो गया, मतलब D2 कंडक्ट्स। तो या तो D1 कंडक्ट्स या D2 कंडक्ट्स, पर इसका मतलब वही है कि जो VB है या जो VA है वो हमें आउटपुट में मिलेगा, अपीयर्स अक्रॉस RL। तो RL के ऊपर कोई ना कोई आउटपुट तो हमें बार बार मिलेगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था यहाँ का। अब एनालिसिस पे आते हैं, और एनालिसिस में पहले देखते हैं सबसे पहली चीज़ इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट, जो हमने पीछे भी देखनी सीखी थी। ओके, इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट जो हमारा ये वाला आई रहता है, तो ये निकालना है हमें। तो फिर से एनालिसिस करते हैं कि 0 से पाई की बात कर रहे हैं, तो डायोड हमारा 1 फॉरवर्ड बायस है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो RF इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, और डायोड D2 हमारा रिवर्स बायस है, D2 यहाँ काम करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे दो पाथ ऑफ कंडक्शन होंगे। देखो एक तो ये होगा, ओके, RL में करंट जाएगी I, और दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा ये होगा यहाँ से नेगेटिव साइकिल में। मतलब यहाँ इधर और वाली बात है, या तो ऊपर वाले पाथ से करंट जा रही है या नीचे वाले से, दोनों से नहीं जा सकती, और दोनों से ही जा रही है, मतलब वो RL से ही रही है, ये कहने की मेन बात है। तो यहाँ पे दो लूप है, पहला लूप 1 है, ओके, जो ये ग्रीन वाला है, दूसरा लूप 2 है। लूप मतलब इस पाथ से हम चल के जा रहे हैं, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं इस जगह से, तो या तो VA को ले रहे हैं या VB को। देखो यही चीज़ हुई है, देखो यहाँ इस पाथ से शुरू किया तो VA को लिया, तो हमने माइनस VA लिख दिया। उसके बाद क्योंकि इस जगह से जा रहे थे तो माइनस को लेंगे। फिर हम D1 से गुजर रहे हैं, D1 से गुजर रहे हैं मतलब उसके अंदर जो करंट है और उसका जो रजिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट, वोल्टेज क्या होता है, प्रोडक्ट, तो I इंटू RF। फिर हम गुजर रहे हैं RL से, मतलब इस पाथ से जब जा रहे हैं ग्रीन वाले तो RL से गुजर रहे हैं, तो फिर वही चीज़ RL का जो वोल्टेज है तो उसका करंट और उसका रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट तो RL। तो यहाँ से क्या निकला, I निकला VA अपॉन RF प्लस RL, या फिर VM साइन अल्फा अपॉन RF प्लस RL, या फिर IM साइन अल्फा। तो ये जो बेसिक हमने पहले सीखा था हाफ वेव रेक्टिफायर में, ये लगभग सेम बात है। यहाँ से क्या निकल के आया कि IM निकल के आया VM अपॉन RF प्लस RL। ओके, ये क्या है, पीक आउटपुट करंट, वो में दिख ही रहा है क्योंकि इसमें IM का यूज हुआ, तो ये पीक आउटपुट करंट हो गई। अब बात करते हैं पाई से 2 पाई, मतलब नेगेटिव साइकिल की। अब नेगेटिव साइकिल में डायोड हमारा 2 फॉरवर्ड बायस है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, KVL लगाना है लूप 2 में। ओके, तो सेम चीज़ होगी KVL में, बस जो वहाँ VA था यहाँ पे VB हो गया, बाकी देखो सेम चीज़ है। देखो अब मैं इसको येलो से लेता हूँ, अब जब मैं पार्ट 2 को इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ, देखो जहाँ से जा रहे हैं वहाँ वाला साइन लेंगे तो नेगेटिव साइन, तो माइनस VB यहाँ से गया। फिर D2 के अराउंड, तो D2 का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस RF, उससे जो करंट फ्लो हो रही है I, उनका प्रोडक्ट, फिर से RL, तो I और RL का प्रोडक्ट। तो यही चीज़ यहाँ पे लूप 2 में हमने करी, जो सेम लूप 1 में करी थी वही कर रहे हैं। देखो माइनस VB IRF IRL इक्वल टू 0। यहाँ से फिर वही चीज़ आई कि VB, लेकिन VB
वी एम साइन अल्फा के इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे मेन डिफरेंस आएगा, यहाँ पे माइनस इंक्लूड हो जाएगा, तो माइनस आई एम साइन अल्फा, और जब आई एम को लिखेंगे तो फिर उसको लिख देंगे वी एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल, क्योंकि अब माइनस इसमें भी ये क्या किया, जब इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, जब इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो ये निकल के आ रहा है, क्योंकि ये हमारा साइन अल्फा कट रहा है, माइनस कट रहा है, तो यहाँ तो सेम है, आई एम वी एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल और आई एम वी एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल सेम है, पर स्मॉल आई जो है, देखो स्मॉल आई को समझो, स्मॉल आई जो लिख रहे हैं जब हम इस उसमें है तो वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव जो आ रहा है ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, तो इससे क्या बना, आई स्मॉल आई इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट पहले तो पॉजिटिव है और फिर वो नेगेटिव है, पर आउटपुट जो वोल्टेज का है वो हमारा सेम रहेगा। वो क्यों, देखो वो भी मैंने देख लिया, बता दिया। देखो ये क्या देखा था हमने, जब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आई एम जो वी एम है, वी एम को क्या लिख सकते हैं, इस वी एम को लिख सकते हैं आई एम इंटू आर एफ प्लस आर एल, और ये वी एम इजकल टू आई एम आर एफ प्लस आर एल हमारा यहाँ पे भी वही है, ऊपर भी सेम है, पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारा ये क्यों आ रहा है। अब कोई कहे कि ये फिर नीचे वाले में नीचे क्यों नहीं आ रहा, तो क्योंकि ये वोल्टेज का बना रहे हैं, ये वी एम का है, और ये आई एम का भी हो सकता है, क्योंकि हम आई नहीं बना रहे हैं, ये आई नेगेटिव है, एक बार नेगेटिव है एक बार पॉजिटिव है, ये हम आई एम का बना रहे हैं या फिर वी एम का बना रहे हैं ग्राफ। ओके, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला स्मॉल आई, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ बार बार, स्मॉल आई, तो इसको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा डीसी आउटपुट करंट, तो उसी आउटपुट करंट का हम डीसी पार्ट निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 2, जो कि है डीसी आउटपुट करंट। आउटपुट करंट वो भी डीसी वाली, मतलब आई डी सी। ओके, डीसी इसलिए कैपिटल आई, तो ये चीज़ है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ आई, इसमें क्या है, जो हमने ऊपर अभी निकाला था इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट स्मॉल आई, तो उस स्मॉल आई की एवरेज वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है। एवरेज निकालने का तरीका वही हमारा 1/2 पाई इंटू उसको इंटीग्रेट कर दो जीरो से टाइम पीरियड तक, तो जो जीरो है उससे 2 पाई तक इंटीग्रेट कर दो, और किसको करना है, आई को करना है, और टाइम पीरियड हमारा क्या है, मतलब वो तो 2 पाई है ही, तो आई डी सी 1/2 पाई इंटू, अब इसको 2 बार पार्ट में डिवाइड कर लो, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। अब हमें ये पता है कि जब पहला पार्ट है तो D1 कंडक्ट कर रहा है और दूसरा पार्ट है तो D2 कंडक्ट कर रहा है, जिसमें स्मॉल आई की वैल्यू, हम बात कर रहा हूँ मैं स्मॉल आई की, तो स्मॉल आई हमारा जो मेन बात कहने वाली है कि एक बार नेगेटिव हो रहा है, जो हमने अभी ऊपर देखा आई एम साइन अल्फा नेगेटिव हो रहा है स्मॉल आई, एक बार पॉजिटिव है। तो इसमें मेन बात क्या है कि जब आप ये वैल्यूज लगाओगे साइन अल्फा में 0 पाई पाई 2 पाई, तो ये सब कुछ पॉजिटिव बना देगा, तो फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा, जो कि हमें आई एम बाई पाई मिलता था नॉर्मली, वो हमको यहाँ पे 2 और आ गया। ओके, इस माइनस की वजह से, तो अभी हमें क्या दे देगा, मतलब इससे 1 आएगा और इससे 1 आएगा। ओके, साइन 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये 2 आई एम बाई पाई दे देगा। इसको इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, ये फुल वेव रेक्टिफायर का है। ओके, और हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या है, हम अगर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आईडीसी निकालेंगे तो वो आई एम बाई पाई है। तो ये याद रखेंगे हमेशा, फुल वेव के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ क्यों, क्योंकि आपका आई एम बाई पाई यहाँ से आ रहा है, मतलब इधर D1 कंडक्ट और D2 कंडक्ट, मतलब या तो ये या तो वो एक टाइम पे तो कंडक्ट हो ही रहा है, मतलब कोई बंद नहीं हो रहा, मतलब दोनों बंद नहीं हो रहे एक साथ। तो आई एम बाई पाई इसमें जा रहा है, तो ये क्या बन गया 2 आई एम बाई पाई। ओके, आर एल में जो करंट जा रही है, तो ये हमारा आउटपुट डीसी करंट के लिए। अब आर एम एस आउटपुट करंट, अब इसी की आर एम एस वैल्यू, आर एम एस क्या है, आई आर एम एस निकालने के लिए इसी आई को इसका स्क्वायर कर रहे हैं और रूट कर रहे हैं, और फिर ये बाकी जो मीन निकालने का प्रोसेस है 1/2 पाई 0 से 2 पाई तक इसको इंटीग्रेट, तो ये सीधे सीधे आई एम बाई रूट 2, इसको सॉल्व भी कर लेंगे, और वैसे भी यहाँ पे आई एम बाई रूट 2 वैल्यू आती है आई आर एम एस की, तो ये याद रखेंगे। ओके, आई आर एम एस यहाँ पे आई एम बाई रूट 2 आ रहा है, ना कि आई एम बाई 2 जो नॉर्मली आता था। ये फुल वेव रेक्टिफायर का है और ये हाफ वेव का था। अब ऐसा क्यों है वो भी समझ लेते हैं। तो देखो, इसको हम फिर से इसमें रूट 2 मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें रूट 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जो नॉर्मली हमारा आई एम बाई 2 होता था एस डब्ल्यू आर के लिए, इसमें रूट 2 मल्टीप्लाई हो गया एक्स्ट्रा, बस ये चीज़ हुई है, इसलिए ये हमारा अपॉन रूट 2 रह गया 2 की बजाय। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम अगर बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कुछ ऐसा दिखता है और फुल वेव का कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे पूरा एक ये बढ़ गया एक्स्ट्रा, इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ आई है। अब ये समरी टेबल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके,
ये समरी टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल सिग्नल होता है जो हमारा वी इनपुट होता है, साइनसॉइडल सिग्नल, इसका आरएमएस वैल्यू पीक बाई √2 होता है। ओके, एवरेज इसका 0 होता है। ऐसे ही अगर हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ओके ट्राइंगल ले रहे हैं, तो एवरेज इसका भी 0 होगा। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज इसका भी 0 होगा। बाकी चीज़ें देखते हैं। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर, इसकी आरएमएस वैल्यू पीक बाई 2 होती है, ये हमने देखा है, पीक बाई 2, ठीक है, हाफ वेव की। और यहाँ पे √2 हो जाती है सेम ऐसी जो कि इसकी है। तो इसकी और इसकी आरएमएस वैल्यू जो है वो सेम है। ओके, इसकी और इसकी आरएमएस वैल्यू सेम है। एवरेज वैल्यू इसकी पीक बाई पाई हमने वहाँ सीखी थी, इसकी पीक बाई पाई, इसमें 2 और मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि फिर वही बात है, इसका एवरेज देखो इस टाइम पीरियड के लिए, समझो इस टाइम पीरियड के लिए इसका जो भी एवरेज निकला है, यहाँ तो इस सेम टाइम पीरियड के लिए यहाँ तो एक, जो पहले यहाँ पे केवल एक ग्राफ था ये, अब यहाँ पे इसी के जैसे 2 हो गए ना उसी एक टाइम पीरियड में, तो फिर 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो ये इसका 2 टाइम्स बढ़ गया। और बाकी तो सब देखिए। अब बचा इस ट्राइंगुलर वाले की, अगर ट्राइंगुलर सिग्नल है तो ये इसकी खासियत है कि √3 इसकी पीक वैल्यू होती है, ना कि √2 की जगह। तो ये साइनसॉइडल सिग्नल है, ये ट्राइंगुलर है, इसकी बाई √3 होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट। तो जो भी हम क्या कहते हैं ना कि उसमें डीसी भी मौजूद है, पल्सेटिंग डीसी में, और एसी भी मौजूद है किसके अंदर, पल्सेटिंग डीसी के अंदर, जो कि रेक्टिफायर अपने आउटपुट में देता है। तो इसके अंदर जो एसी कंपोनेंट है इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा ये हमको बताना है। ओके, ये हमको बताना है, जिसको हम आई डैश आरएमएस से बता रहे हैं। सो आई डैश आरएमएस √I² आरएमएस माइनस I² डीसी करके है। तो ये फिर वही बात है जो हमने पीछे हाफ वेव रेक्टिफायर में देखी थी, कि ये रीडिंग ऑफ एम्पीटर है। तो बस इतना ही है, जो हमने वहाँ फार्मूला देखा था ये सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसका डेरिवेशन पीछे हाफ वेव रेक्टिफायर में है। तो √I² आरएमएस माइनस IDC का स्क्वायर, यहाँ पे जो भी वैल्यूज है IDC और I² आरएमएस की उनको लगा देंगे। I² आरएमएस हमें पता है IM/√2 है, तो इसका स्क्वायर, और IDC यहाँ पे 2IM/पाई है, तो इसका स्क्वायर। इसमें से फिर वही बात है, IM को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये 1/2, और यहाँ पे 4/π², इससे माइनस, ये इसका रूट है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे वो आ जाएगा। फिर आते हैं रिपल फैक्टर की बात। तो रिपल फैक्टर का जो नॉर्मल फार्मूला है, मतलब कितना एसी कंपोनेंट मौजूद है टोटल के अंदर, तो आई डैश आरएमएस जो हमने यहाँ ऊपर से निकाला अपॉन IDC। ओके, इसको निकालेंगे, ये किसके इक्वल हो गया, √IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर -1। क्यों, ये IDC इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये जो वैल्यू ये थी, हमने इसको यूज़ कर लिया, ये जो रिलेशन है इसको यूज़ कर लिया है। ओके, तो इसमें IRMS और IDC दोनों को हमने IDC से डिवाइड कर दिया, तो पहला स्टेटमेंट ये बन गया, दूसरा वाला IDC अपॉन IDC 1 बन गया। तो ये कुछ ऐसा हो के आ गया। फिर वही बात जो मैंने बोली ऊपर सॉल्व किया, कि इसमें वैल्यूज लगा दो IM/√2 और 2IM/पाई। देखो फुल वेव रेक्टिफायर में ये √2 डिवाइड हो रहा है अगर आरएमएस वैल्यू की बात कर रहे हैं, और एवरेज वैल्यू IM/पाई में 2 एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई हो रहा है। और हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते तो वो होता IM/2 एंड IM/पाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि यहाँ पे रूट लग गया और यहाँ पे 2 आ गया। इन चीज़ों को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब याद हो जाए, कन्फ्यूज़न ना रहे, याद हो जाए। तो ये निकालने के लिए ये, और ये रूट पूरे पे है, और -1, तो ये π²/8 -1, तो यहाँ पे 0.483 आ गया। तो रिपल फैक्टर यहाँ पे ये आया जो कि <1 है, और वहाँ पे 1.21 था शायद, तो 1.21 था, तो उसमें मोर एसी कंपोनेंट मौजूद था, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर होता है खराब, गंदा, उसको रिजेक्ट कर देंगे। फुल वेव रेक्टिफायर होता है अच्छा। तो 0.483 है, क्योंकि <1 वैल्यू है, तो ये हमारा ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर है स्मॉलर एसी कंपोनेंट, और वो डिजायरेबल भी है कि एसी कंपोनेंट कम से कम है। फिर इनपुट पावर की बात करते हैं। इनपुट मतलब PI, इनपुट बोलते ही PI हो गया। सो I² आरएमएस और इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस को लेंगे, जो डायोड का रेजिस्टेंस है और जो हमारा उसका रेजिस्टेंस है, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, तो RF + RL। और बाकी IRMS को हम क्या लिखते हैं, IM/√2, ये तो पता ही है, इसको यहाँ रख देंगे तो हम ये PI निकाल सकते हैं। तो ये सब शॉर्ट में फॉर्मूले आ रहे हैं। फिर बात करेंगे एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी %n की बात कर रहे हैं। ओके, तो PDC एफिशिएंसी क्या है कि कितना DC हमें मिल रहा है और टोटल में से। तो एफिशिएंसी क्या होता है, हम इनपुट में कुछ दे रहे हैं और आउटपुट में जो चीज़ हमें चाहिए वो कितनी मिल रही है। तो मान लो ये आउटपुट, ये इनपुट है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट इज द एफिशिएंसी। तो ये चीज़ हो गई। तो एफिशिएंसी PDC अपॉन PI, सिंपल, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकाल देगा। अब PDC क्या है, DC, तो पावर का सीधा सा जो फॉर्मूला है I²R, तो वही यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे I² DC और RL,
ठीक है। नीचे आई स्क्वायर आर एम एस, क्योंकि इनपुट तो आर एम एस वैल्यू पे चलता है ना, ये इनपुट तो ए सी है, तो आई स्क्वायर आर एम एस और आर एफ प्लस आर एल, जो हमने पी आई अभी ऊपर निकाला भी है। फिर इसमें आई डी सी और आई आर एम एस की वैल्यूज लगा देंगे, ये 2m/पाई का स्क्वायर और ये im/√2 का स्क्वायर, और सॉल्व कर लेंगे तो ये 81% आ जाएगा, जस्ट डबल। और वहाँ क्या होता था 40.8% हाफ वेव रेक्टिफायर में, ये क्या है फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये याद रखेंगे। और ये 81% कब आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी आर एल अपॉन आर एफ प्लस आर एल मौजूद है। अगर हम आर एफ को जीरो कर दें तो आर एल से आर एल कट जाएगा, तो हमें 81% देगा ये वैल्यू, वरना 81% हमें नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। फिर डीसी और एवरेज डायोड वोल्टेज की बात करते हैं, तो कंसीडर डायोड D1, लेट वी डायोड की बात करें, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस D1। ओके, तो वी डायोड हमने क्या वोल्टेज लिया है, मतलब ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है और इसमें ये डायोड है, और फिर लगभग माने तो यहाँ भी डायोड है और कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पे आर एल है और यहाँ ग्राउंड है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो डायोड वोल्टेज का है, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो डायोड D1 के अक्रॉस है, पहली बार में अगर बात करें, अगर कंसीडर करें केवल डायोड D1 को, या इसको बोले तो इसको हम ओपन कर दें, अगर देखो इसको ओपन कर देते हैं तो फिर भी इसको ओपन कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इसको हटा ही दो, तो इसका मतलब फिर भी हमारा पाथ देखो, ये भी ग्राउंड से जुड़ा ही होगा और ये भी ग्राउंड से जुड़ा है, तो इनको ऐसे डायरेक्ट जोड़ सकते हो। तो ये कैसा बन गया, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर का फिगर होता था, लगभग वैसा ही बन गया ये। तो जब हम D1 की बात कर रहे हैं, मान लो कि पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, ओके, तो वी डायोड जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है डायोड 1 के अक्रॉस उसको दे रहे हैं, तो 0 से पाई की बात कर रहे हैं, तो D1 जो हमारा वो फॉरवर्ड वाइस में है, और फॉरवर्ड वाइस में मतलब RF उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, और RF क्योंकि ओम में है पर ये करंट बहुत छोटी है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लगभग 0 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मिली वोल्ट में है। ये कॉन्सेप्ट हमने पीछे हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर भी देखा था। फिर बात करेंगे पाई से 2 पाई की, पाई से 2 पाई में हमारा D1 रिवर्स वाइस में है, यहाँ हमारा D2 रिवर्स वाइस में था, ओके, और D2 हमारा फॉरवर्ड वाइस में, यहाँ पे D2 कंडक्ट करेगा, तो ये सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगी D2 पे। ओके, इसके लिए हमने पूरा बकायदा फिगर बना लिया है। तो जब इसके लिए हम सॉल्व करते हैं, इसके लिए KVL लगाते हैं, जब हम इसकी बात कर रहे हैं पाई से 2 पाई मतलब नेगेटिव साइकिल के लिए हम KVL लगा रहे हैं, सॉल्व करके लिख रहे हैं बकायदा। तो ये हमारा फिगर बना, ये ऊपर वाला ओपन हो गया, तो ये हमारा नीचे क्या वोल्टेज, ये टोटल VAB वोल्टेज है, ये A है और ये V है, ये टोटल VAB वोल्टेज है, ये इसका वोल्टेज प्लस माइनस कुछ ऐसा है। इसके अराउंड हम करंट को वोल्टेज को ले रहे हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा -VAB प्लस V डायोड -0 = 0। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम इस पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। इस पाथ को मतलब हम KVL तो कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब किसी भी लूप में हम यहाँ से शुरू करेंगे लगभग और यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो इस पाथ के अराउंड हमें एक तो VAB देखने को मिल रहा है और एक V डायोड देखने को मिल रहा है, तो -VAB प्लस V डायोड, तो V डायोड किसके इक्वल निकल के आ रहा है, वो VAB के इक्वल निकल के आ रहा है। और ये V डायोड किसका है, ये V डायोड इस वाले डायोड का है। ऐसा क्यों, क्योंकि अब हम नेगेटिव साइकिल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, इससे करंट तो पास नहीं होगी, पर ये हम लॉजिक पहले से सीखते हुए आ रहे हैं कि करंट नहीं होगी, पर फिर भी इसका कुछ वोल्टेज होगा, और वो वोल्टेज बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, क्योंकि करंट तो हो नहीं रही, तो वोल्टेज बड़ा होगा। यहाँ का वोल्टेज जो हो गया नीचे D2 का, वो हो गया 0, क्योंकि इसके अराउंड जो करंट पास हो ही रही है वो बहुत मिली एम्पेयर में है। तो हम V डायोड बात कर रहे हैं तो ऊपर वाले की, तो ये जो V डायोड निकल के आया है तो वो हमारा VA माइनस VB निकल के आया है, तो वो क्या हो गया, VA हमारा VM साइन अल्फा है, वो उसका उल्टा है, तो ये क्योंकि माइनस है और ये खुद भी माइनस है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो V डायोड हमारा 2 टाइम्स VM साइन अल्फा निकल के आ जाएगा, तो डायोड के अराउंड जो वोल्टेज है वो 2 टाइम्स निकल के आ जाएगा। तो यहाँ की अगर बात करें फॉर D1 हमारा, अगर 0 से पाई की बात कर रहे हैं तो हमारा D1 के लिए देखो, D1 के लिए यहाँ उल्टा उल्टा है, करंट उल्टा काम कर रही है, डायोड उल्टा। D1 के लिए अगर बात करें तो 0 से 2 पाई में हमारा वोल्टेज है 0, लेकिन D1 के लिए ही 0 से 2 पाई में ये वोल्टेज निकल का है 2 टाइम्स VM साइन अल्फा। ओके, सिमिलरली अगर बात कर दे फॉर D2, हम अगर बात कर दे फॉर D2, तो वहाँ पे भी लगभग ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी कि V डायोड निकल के आएगा, पर वो पहली वाली साइकिल के लिए आएगा VM साइन अल्फा, सेम मेथड से। ओके, जब 0 से हम पाई की बात कर रहे हैं,
और हम ये निकल के आएगा वी डायोड किसके लिए, D2 के लिए, वो जीरो निकल के आएगा जब हम पाई से 2 पाई की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ समझनी इंपॉर्टेंट है। अपोजिट D1 के अराउंड डायोड में वोल्टेज आएगा जब वो कंडक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है, व्हेन बोथ डायोड्स आर ऑफ, ठीक है, बोथ डायोड्स ऑफ, जब ऑफ होंगे तब उनमें वोल्टेज आएगा। अब D1 ऑफ कब है, D1 ऑफ है हमारा इसके लिए पाई से 2 पाई के लिए। D2 ऑफ कब है, D2 ऑफ है हमारा 0 से पाई के लिए। तो ये समझना ज़रूरी है यहाँ पे। अब VD एवरेज, VD1 हमें एवरेज निकालना है पहले एक का, तो ये हमने क्या निकाला 1/2 पाई। देखो 0 से 2 पाई तक तो हमारा 0 हो गया, तो वो 0 चला गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बचा हुआ पाई से 2 पाई तक, तो 2 VM साइन अल्फा, इसमें VM और पाई जो भी है इसको हमने बाहर ले लिया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो VM/पाई बाहर, केवल डी अल्फा मतलब साइन अल्फा को इंटीग्रेट करना है हमें। ये क्या बन गया, माइनस बना, क्योंकि साइन अल्फा था 2VM/पाई, तो ये माइनस आ गया। ऐसा ही हाफ वेव रेक्टिफायर में भी होता था कि जो VD1 एवरेज होता था वो VM/पाई होता था, लेकिन उसका माइनस होता था। ये फुल वेव रेक्टिफायर है, यहाँ पे 2 टाइम्स इंपॉर्टेंट है, माइनस और 2, और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए केवल माइनस VM/पाई होता था, है ना, ये अगर याद हो तो, जिसने लेक्चर नंबर 2 सही से देखा है उसके लिए, तो ये होता था। अब इसको और देखेंगे हम आगे। सो फॉर बोथ डायोड D1 एंड D2, ये चीज़ मतलब दोनों पे ही अप्लाई हो रही है, ठीक है। अच्छा, जो मैंने ऊपर रिलेशन लिखा कि फॉर D2, वो यहाँ पे भी लिखा है कि D2 जब ऑफ है, D2 ऑफ कब है, पहली साइकिल के लिए 0 से पाई, तब इसमें वोल्टेज होगा, बट ये माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो VB है वो उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे VA माइनस VB जो था वो -2 टाइम्स आ जाएगा, बस इतना यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये जो लिखा था, तो यहाँ पे माइनस और आ जाएगा, ये जब हम T2 की बात कर रहे हैं, ओके, तो माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस आ गया। तो फॉर बोथ D1 D2 के लिए यही फॉर्मूला लग रहा है हमारा, ठीक है, -2 VM/पाई। तो VD डायोड, जब VD1 या डायोड के अराउंड जब एवरेज वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ आई। तो वही लॉजिक जो हमने वहाँ सीखा था कि क्या होता है कि सेकेंडरी, जब जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, तो ये RL है, ये डायोड है, और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसका जो वोल्टेज है सेकेंडरी वाइंडिंग का, वो 2 बार में डिवाइड होता है। अगर वो यहाँ जा रहा है, हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव साइकिल के लिए हमें वोल्टेज यहाँ मिल रहा है, तो नेगेटिव साइकिल के लिए वो वोल्टेज कहाँ गया, देखो ये हमारा जो इनपुट है, और ये हमारा आउटपुट है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, ये हमें वोल्टेज मिल रहा है RL के अराउंड। अब ये जो वोल्टेज है ये वाला, ये कहाँ जा रहा है, मैं अगर दिखाऊँ इसको, ये जो वोल्टेज है ये वाला, ये कहाँ जा रहा है, तो ये हमें डायोड के अराउंड मिलेगा नेगेटिव साइकिल में, ठीक है, वी डायोड के अराउंड मिलेगा फॉर नेगेटिव साइकिल, फॉर पॉजिटिव साइकिल। तो ये कहीं चला नहीं जाता है, ये वोल्टेज हमें डायोड के अराउंड मिलता है। यही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है कि ये वोल्टेज जो नेगेटिव वाला वोल्टेज है वो हमें डायोड के अराउंड मिल रहा है। एक बार हमें इस डायोड के अराउंड मिल रहा है और एक बार हमें इस डायोड के अराउंड मिल रहा है, ठीक है, एक बार D2 के अराउंड और एक बार D1 और फिर एक बार D2 के अराउंड। तो ये चीज़ है हमें समझने वाली, ठीक है। पहली साइकिल में शुरू में हमारा D2 ऑफ था और यहाँ पे हमारा D1 ऑफ है, हाँ। तो मेन चीज़ ये कि एक बार इस डायोड के अराउंड, एक बार एक के और एक बार इसके। तो जो वी डायोड निकाला है हमने D1 और D2 के लिए अलग अलग, तो उसका ये हमारा ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो मेन चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला है कि हमारा दोनों में सेम VD होगा, वो इस तरीके से होगा -2 VM/पाई, जो कि हमारा 2 VM/पाई था, उसमें बस माइनस आ जाएगा, जैसे कि हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर में भी होता था। और जब जो डायोड ऑफ होगा तब उसमें वोल्टेज आएगा, जैसे D2 हमारा 0 से पाई के लिए ऑफ है, तो उसमें वोल्टेज आया है, तो -2 VM साइन अल्फा आया। और D1 हमारा पाई से 2 पाई के लिए ऑफ है, तो उसमें वोल्टेज आएगा। D2 का जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव होगा, वो भी मैंने बताया वो क्यों होगा, जब हम ये चीज़ कर रहे थे इसमें KVL लगा रहे थे, तो हम यहाँ -VAB लगा रहे थे, ओके, या फिर V डायोड इक्वल टू VAB, तो VA माइनस VB था, तो ये चीज़ लगा रहे थे। पर जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्योंकि देखो माइनस माइनस है तो इसलिए प्लस हो गया, बट ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा जब हम बात करेंगे D2 की, तो क्योंकि वहाँ पे जो VB होता है वो माइनस ऑफ VA होता है, या मतलब नेगेटिव साइकिल की बात करते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट आते हैं पीक इन्वर्स वोल्टेज पे। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज तो हमें पता ही है कि वो हमारा जो वी डायोड है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड होता है, तो 2 VM साइन अल्फा का मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम क्या है, साइन अल्फा को, साइन अल्फा मतलब 1 मैक्सिमम वैल्यू, और -1 से 1 के बीच में हमारा साइन थीटा वेरी करता है,
तो 1 ले लेंगे, तो ये क्या बचा 2 Vm इसका मैग्नीट्यूड। तो 2 PIV जो है यहाँ पे 2 Vm है, और हाफ वेव के लिए यही PIV हमारा क्या हुआ करता था, केवल Vm हुआ करता। तो ये डिफरेंट वैल्यू हो, तो ऐसी जो जो डिफरेंट वैल्यू है वहाँ पे मैंने नोट किया है, मतलब लिख बताया है कि PIV मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या वैल्यू थी इसकी और फुल वेव में क्या है। तो ये चेंज है यहाँ पे। सो ग्रेटर PIV इज अ डिसएडवांटेज। तो एक फुल वेव रेक्टिफायर का लगभग बोला जाए तो अकेला डिसएडवांटेज यही है कि इसकी PIV वैल्यू हमारी ज़्यादा होती है, बिकॉज डायोड्स हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज रिक्वायर विच आर कॉस्टली। तो फिर हमें और ज़्यादा मतलब पीक इन्वर्स वोल्टेज अगर ज़्यादा है, मान लो 5 वोल्ट था, तो हम एक डायोड ले सकते हैं जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज करीब 5.5 वोल्ट हो, हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि वो वोल्टेज इससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं 5 से। अब अगर वो 10 वोल्ट हो गया है तो हमें एक ऐसा डायोड लेना पड़ेगा जिसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वी ब्रेकडाउन वो 10 से ज़्यादा हो। क्यों? अगर मान लो वो 8 वोल्ट है और ये वोल्टेज 10 है, अगर ये 9 वोल्ट चला गया इसके अराउंड से तो फूक जाएगा डायोड। तो ये अकेला हमारा डिसएडवांटेज है फुल वेव रेक्टिफायर का, कि इसमें जो डायोड यूज़ करते हैं तो उनका ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें ज़्यादा लेना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ आउटपुट पे। देखो फ्रिक्वेंसी ऑफ आउटपुट यहाँ पे कितनी थी T0, और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमारा सेम रहती है फ्रिक्वेंसी ऑफ आउटपुट इनपुट और आउटपुट के लिए, पर फुल वेव के लिए ऐसा नहीं है। फुल वेव के लिए फ्रिक्वेंसी हमारी हाफ हो जाती है, वो हमें कैसे डबल हो जाती है। वो हमें कैसे पता चलेगा, देखो फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है क्योंकि अब यहाँ पे हमारा जो आउटपुट मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है। अब ये जो शेप है आप इसका एक टाइम पीरियड बता सकते हैं। पहले जो टाइम पीरियड ऊपर से नीचे इतना आता था T0, अब यही शेप बार बार रिपीट हो रही है जो अपर उसमें है। तो जो रिपीट होती है चीज़ उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है वही एक सिंगल हमारा टाइम पीरियड होता है। तो अब टाइम पीरियड हमारा केवल इतना आ गया, अब यही हमारा रिपीट हो रहा है बार बार। तो T0/2 आ गया, T0/2 आया, फ्रिक्वेंसी इसकी रेसिप्रोकल होती है, तो ये हमारा 2f0 हो गई फ्रिक्वेंसी। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमारा फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है। ओके, output has time period T0/2 and therefore frequency of V0 is output is 2 times the frequency of input AC supply of हाफ वेव रेक्टिफायर में सेम थी। अब फिर वही चीज़ कि ये तो मोटी मोटी बात होगी जो हमारे काम की है। अगर इसको हम फोरियर सीरीज के रिप्रेजेंटेशन से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो V0 इज 2Vm/π, ठीक है, DC कंपोनेंट माइनस 4Vm/π इंटू समीशन k इजकल टू इवन कॉस के ओमेगा नॉट टी K1 प्लस के। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे भी हार्मोनिक होंगी जैसा वहाँ इवन हार्मोनिक्स होती थी हाफ वेव रेक्टिफायर में। ओके, तो AC कंपोनेंट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर हैज इवन हार्मोनिक्स जैसा वहाँ होती थी, विच वॉज इन केस ऑफ, ठीक है, इसमें यहाँ लिखूँ विच वॉज ऑल्सो इन केस ऑफ, तो ये ज़्यादा सही होगा, ऑल्सो इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, बट नॉट एनी ओमेगा नॉट। यहाँ पे कोई ओमेगा नॉट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी पहले ही डबल हो गई, तो इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ही 2 ओमेगा नॉट होगी। देखो यहाँ पे फंडामेंटल जो फ्रिक्वेंसी है तो वो हमारी 2 ओमेगा नॉट है, क्योंकि ओमेगा नॉट की ज़रूरत जगह ही नहीं बची, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी हमारी आउटपुट है वो 2 ओमेगा नॉट से ही शुरू हो रही है। तो ये एक डिफरेंस है हाफ वेव और फुल वेव में। सो फिल्टरिंग ऑफ AC component is easier in full wave rectifier because omega naught is cancelled by full wave rectifier itself। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमारी मतलब फिल्टरिंग ज़्यादा अच्छे से हो सकती है, ये एक एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा नॉट हमारी खुद फुल वेव रेक्टिफायर ने कैंसिल कर दी। तो यहाँ पे हमारी जो रिपल फ्रिक्वेंसी है या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है वो 2f0 या 2 ओमेगा नॉट से ही शुरू होती है। तो एक एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी हमारी जो कैंसिल करनी पड़ती है, हमें फिल्टर करनी पड़ती है, तो वो हट गई यहाँ पे। इफ़ हायर हार्मोनिक्स आर नेग्लेक्टेड देन, अगर हायर हार्मोनिक्स को नेग्लेक्ट कर दो, केवल 2 ओमेगा नॉट को ले लो, तो जो आपका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन था वो कुछ इस तरीके से बचा 2Vm/π। ओके, तो ये DC कंपोनेंट आ गया। ये क्या है, एवरेज वैल्यू हमने सीखी थी, ये VDC है ना, जो Vm/π होती थी हाफ वेव रेक्टिफायर में, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, और ये बचा हुआ हमारा AC कंपोनेंट है माइनस दिस। तो इसमें केवल cos 2 ओमेगा नॉट टी हमने रखा है, बाकी नेग्लेक्ट कर दिया, केवल एक फ्रिक्वेंसी रखी। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर हम हायर नेग्लेक्ट भी करते तो वहाँ ओमेगा नॉट भी होता और 2 ओमेगा नॉट 2 फ्रिक्वेंसी रहती। सो FWR, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू सीरीज कनेक्शन ऑफ DC एंड AC सोर्स। इससे क्या कह सकते हैं, ये जो यहाँ पे दो आउटपुट निकले हैं, मतलब दो टर्म हैं आउटपुट के वोल्टेज के, DC कंपोनेंट कि DC AC सोर्स का सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। एक ये जो है इसमें प्लस माइनस लिखा है और ये बनाइए, ये हमारा AC सोर्स है, ये वाला DC सोर्स है, तो ये 2Vm/π है, और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये, तो इसको हम इस तरीके से भी मान सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है तो वो हमें दो चीज़ों का सम है, सीरीज में कनेक्टेड है दो वोल्टेज। 11 पे आते हैं, नो लोड DC आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, VDC एनएल देखते हैं वो क्या होगा।
तो VDC NL हमें निकालना है। उसकी सीधे से डेफिनेशन हुआ करती थी कि जो VDC है, जब नो लोड हमारा होगा, कोई लोड नहीं है, या फिर आई इक्वल टू जीरो है, या फिर जो लोड है वो उसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है, इसका मतलब नो लोड है। तो ये कंडीशन ये, या तो आई इक्वल टू जीरो हो या RL इन्फिनाइट हो, तब जो लोड के अराउंड वोल्टेज होता है वो हमारा VDC NL होता है। तो इसको निकालना है। तो जो VDC हमने ऑलरेडी निकाल लिया, ये जो VDC निकाल लिया है इसी में हम करेंगे। तो हम इसमें अब KVL लगाएंगे। ये हमने बताया कि हमारा इनपुट इस तरीके से है, और इस वाले अभी उसको ले रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल को ले रहे हैं, मतलब डायोड D1 को ले रहे हैं, ठीक है, D2 का कोई काम नहीं है। तो हम कुछ यहाँ से ऐसे जाके और मतलब KVL लगा देंगे इस पूरे पाथ में। इसका मतलब है कि यहाँ से ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे जाएंगे। तो यहाँ पे VD1 एवरेज, मतलब जो डायोड D1 है उसका जो एवरेज वैल्यू है, और VDC NL है। तो एक वोल्टेज यहाँ पे है और एक वोल्टेज नीचे है, दोनों वोल्टेज। तो VDC NL इज VDC1 का एवरेज, जैसा हमारा सेम हाफ वेव रेक्टिफायर में कॉन्सेप्ट लगता था एकदम वैसा ही। तो VDC NL इज 2Vm/π डायरेक्ट आ जाएगा, और वहाँ पे Vm/π आ जाता था। तो VDC NL तो ये है। अब VDC FL की बात करेंगे एट फुल लोड। फुल लोड का मतलब कि करंट नॉन जीरो हो, ठीक है, नॉन जीरो शब्द वहाँ इस्तेमाल हुआ था, करंट नॉन जीरो हो। नॉन जीरो मतलब कि कुछ करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, तो क्या फ्लो करेगी, IDC फ्लो करेगी। तो एट IDC VDC जो यहाँ पे वोल्टेज होगा उसकी क्या वैल्यू होगी, वो VDC FL होगा। तो VDC FL सिंपल हमारा I इंटू आर, V इजकल टू I इंटू आर। तो IDC इंटू RL, ये तो एक फार्मूला है डायरेक्ट। दूसरा फार्मूला क्या कहता है, सेकंड फार्मूला क्या कहता है कि VDC FL हम जो निकालेंगे तो 2Vm/π जो हमारा VDC NL है, VDC NL, और माइनस जो हमारा VDC है IDC इंटू आर, इसको इससे माइनस कर देंगे। तो R क्या है, RF प्लस RSW/2, R हमारा ये है। तो RSW क्या है यहाँ पे, और बाई 2 क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हमने फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर में भी यूज़ किया था। यहाँ पे 2 इस वजह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो इसका सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा। तो D1 के साथ में हाफ और D2 के साथ में हाफ, और एक बार में तो या तो D2 काम कर रहा है या D1। तो R को हम ये लगा देंगे, तो ये हम 2Vm/π और माइनस IDC और RF प्लस RSW/2 ये लगा देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वही VDC FL वैल्यू देगा जो इससे देगा। तो इस फॉर्मूले को याद करना या यूज़ करना ज़्यादा आसान है। तो VDC FL इज IDC इंटू RL, डायरेक्ट ऐसा यूज़ कर लेंगे उसको। आगे बढ़ते हैं, 13 पॉइंट पे आते हैं कि रेगुलेशन फैक्टर। तो रेगुलेशन फैक्टर में दोनों इन्हीं का यूज़ होता है, VDC NL माइनस VDC FL। तो हमेशा VDC NL जो होता है वो बड़ी वैल्यू होती है, वो हमें यहाँ से भी दिखी कि ये क्या हो रहा है, VDC NL इधर माइनस VDC, तो इस VDC को उधर ले जाएंगे तो वो VDC FL में हमारा ऐड हो जाएगा। तो VDC NL नोड इन दोनों का सम है। तो VDC NL से हम VDC FL को घटाएंगे और अपॉन डिवाइड कर देंगे VDC FL से। तो ये हमको क्या दे देगा, 100%, मतलब परसेंटेज रेगुलेशन दे देगा। VDC NL लगाएंगे 2Vm/π, ओके, और यहाँ पे भी 2Vm/π माइनस IDC R, और R की कुछ भी वैल्यू हो, अभी हम केवल R लिखेंगे, ठीक है। R हमारा ये लिखा हुआ है, RF प्लस RSW, मतलब सेकेंड डिवाइडिंग का रेजिस्टेंस अपॉन 2, नीचे IDC इंटू RL, नीचे VDC FL लगाएंगे जो इस वाले फॉर्मूले से लगता है, ऊपर VDC FL में ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ Vm/π का टर्म है। अब इससे ये कट जाएगा, अगर हम ये फॉर्मूला नीचे वाला ऊपर लगा देते तो फिर ये टर्म नहीं कटता। तो जो जहाँ से कटा और वो सब लगाते हुए ये केवल हमारा बचा R/RL, और जहाँ पे R हमारा पूरा ये है RF प्लस RSW अपन, तो R/RL हमारा परसेंटेज रेगुलेशन आ गया। फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का कॉन्सेप्ट भी जैसा हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में किया था वैसा ही होगा कि जो VDC FL की हमारी जो टर्म है, ये हमारा VDC NL है, और इससे ये माइनस हो रहा है हमारा VDC, तो इससे इसको माइनस कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये VTH है, ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज है, और इसके संग जो सिर्फ R रेजिस्टेंस है जो कि किसके इक्वल है, RF प्लस RSW/2 के, ये हमारा RTH है। तो इसी वोल्टेज को एज अ वोल्टेज सोर्स बना के दिखा दिया, ये VTH, और इसी रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस सोर्स बना के R दिखा दिया, और इससे करंट फ्लो करा दी IDC, और हमारे आउटपुट जो रेजिस्टेंस है उसमें VDC FL हमारा वोल्टेज हो गया। तो ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। इसी तरीके से फॉर्म फैक्टर तो बहुत ईजी है, RMS वैल्यू और DC वैल्यू का रेशियो। तो RMS Im/√2 और DC 2, यहाँ पे 2 अलग से आ रहा है, यहाँ पे रूट अलग से आ रहा है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर से कंपेयर करें तो वहाँ पे Im/2 और यहाँ पे Im/π होता था, ये क्या हो जाता था, π/2, यहाँ पे क्या है, π/2√2, ओके। सो ये चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई है।
तो पाई अपन 2√2 1.11, तो यहाँ का फॉर्म फैक्टर है फुल वेव रेक्टिफायर का 1.11। फिर नेक्स्ट आते हैं, लास्ट के 2 पॉइंट्स बचे हैं हमारे। एंगल ऑफ कंडक्शन, फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है कि एंगल ऑफ कंडक्शन मतलब जितनी देर के लिए हमारा डायोड कंडक्ट कर रहा है। तो आइडियल कंडीशन में डायोड कंडक्ट्स फॉर पाई रेडियन, ओके, और 180 डिग्री ईच। तो आइडियली तो हमारा डायोड जब उसका नंबर आएगा, मतलब जब उसमें मौका मिलेगा, मतलब पॉजिटिव साइकिल के लिए और नीचे वाला डायोड नेगेटिव साइकिल के लिए, तो फिर वो कंडक्ट करेगा। तो पूरे पाई रेडियन के लिए, मतलब पूरे ड्यूरेशन के लिए, मतलब अगर ये सिग्नल है तो 0 से पाई यहाँ तक ये कंडक्ट करेगा पूरा। फिर ये 2 पाई, तो 0 से पाई तक कंडक्ट रहेगा, तो वो पाई हमें बताना है। ओके, तो पाई रेडियन पूरे 180 डिग्री के लिए कंडक्शन करता है। ओवरऑल कंडक्शन यहाँ पे 2 पाई होता है। ओके, तो नॉर्मल कंडीशन में हाफ वेव रेक्टिफायर पाई के लिए कंडक्ट करता था, यहाँ पूरे 2 पाई के लिए कंडक्ट करेगा, क्योंकि हमें आउटपुट तो पता ही है कि आउटपुट हमें पूरा लगातार मिल रहा है, तो वो 2 पाई के लिए कंडक्शन होगा। नॉन आइडियल डायोड्स की बात कर लेते हैं, ओके, जहाँ पे हम वी गामा को यूज़ करेंगे या फिर अलग से वोल्टेज को यूज़ करेंगे। तो ईच डायोड कंडक्ट्स फॉर पाई -2 थीटा, ये सेम चीज़ वहाँ पे भी थी और यहाँ पे भी है। सो ओवरऑल कंडक्शन एंगल हमारा 2 पाई -4 थीटा हो जाएगा। तो ईच डायोड की जब बात करेंगे, ईच डायोड मतलब या तो D1 और D2, तो ये है पाई -2 थीटा, लेकिन इसका 2 टाइम्स हो जाएगा अगर ओवरऑल की बात करेंगे, क्यों, ये हमें पता ही ऑलरेडी कि यहाँ पे लगातार कंडक्शन हो रहा है। तो 2 टाइम्स हो गया 2 पाई -4 थीटा, और हमारा साइन इनवर्स वी गामा अपॉन वी एम। ओके, या फिर साइन इनवर्स में क्या आ जाएगा, जो अलग से हमारा वोल्टेज यूज़ हो रहा है, वोल्टेज सोर्स, उसके साथ में एक क्वेश्चन में हमने देखा था कि डायोड के बाद एक वोल्टेज सोर्स लगा था 10 वोल्ट का, तो वो वोल्टेज सोर्स अपॉन वी एम। तो ये साइन इनवर्स थीटा ये होगा, और ये हमारा 2 पाई -4 थीटा हमारा ओवरऑल कंडक्शन एंगल होगा। लास्ट पे आते हैं जो कि ये हमारा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर टफ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टफ जो होता है सेकेंडरी वाइंडिंग का होता है, मतलब ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, मतलब ट्रांसफार्मर उसके नाम में आ रहा है तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड चीज़ का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का है तो PDC अपॉन AC रेटिंग ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब जो पावर हमारा DC उससे निकल पा रहा है और जो उसका टोटल AC रेटिंग है, जितनी पावर वो दे सकता है, उनका रेशियो। ओके, तो ये चीज़ हो गई। तो ये PDC हमारा क्या होगा, ठीक है, P क्या होगा हमारा, सीधे से I² R, तो यहाँ पे IDC² और RL ये हो जाएगा। नीचे AC रेटिंग की बात करेंगे तो AC रेटिंग में हमारा पावर V × I यूज़ करेंगे, और V की जगह VM/√2 और I की जगह IM/2, जो यहाँ पे वैल्यूज होती हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। तो ये क्या है, क्योंकि दोनों डायोड कंडक्ट करेंगे, तो इस वजह से ये इसको 2 बार ऐड कर लेंगे, ये चीज़ है। क्यों, देखो VM/√2 हमारा जो वोल्टेज है वो एक बार इस डायोड के अराउंड है, और सेम वोल्टेज इस डायोड के अराउंड है, और सेम करंट इधर से भी जा रही है, सेम करंट इधर से भी जा रही है। तो ये चीज़ हो गई, तो इसको यूज़ करेंगे 2 टाइम्स कर लेंगे, तो इस वजह से ये जो नीचे वाला 2 है ये हमारा कट जाएगा। तो ये VM/IM/√2, ये 4Im² अपॉन पाई² इंटू RL, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर टफ हमारा आ जाएगा 0.57 इंटू RL अपॉन RF प्लस RL। फिर वही बात कि इफ़ आइडियल कंडीशन में RF अगर 0 कर दो तो फिर RL कट जाएगा, और फिर हमारा 0.57 ही आ जाएगा। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर सेकेंडरी वाइंडिंग की अगर बात करें किसके अंदर, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर, तो वो क्या आ रहा है 0.57, ओके 0.57 आ रहा है। तो फिर इसको प्राइमरी वाइंडिंग की अगर बात करें तो वहाँ पे भी ये चीज़ हो सकती है कि PDC अपॉन AC रेटिंग ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग, तो यहाँ पे ये डैश का इस्तेमाल करेंगे IDC² इंटू RL, और ये हमारा बोले तो VM1 IM1 इक्वल टू VM इंटू IM, या फिर IM² इंटू RF प्लस RL के इक्वल है। तो प्राइमरी वाइंडिंग को अगर निकालना चाहें, देखो प्राइमरी वाइंडिंग मतलब ये हमने VM डैश ले लिया है, और इसमें जो करंट फ्लो रही है वो IM डैश है, कुछ इस तरीके से। इसका निकालेंगे तो सब कुछ सॉल्व करके डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे, बाकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, डिटेल केवल रिटन जो पेपर होते हैं उनके लिए, सब्जेक्टिव पेपर के लिए ज़रूरत है, उसको पॉज करके देख लेंगे उसके लिए। तो डायरेक्ट वैल्यू 0.81 आ जाएगा, ओके, प्राइमरी के लिए। तो सेकेंडरी के लिए 0.57 और प्राइमरी के लिए 0.81, ये दोनों वैल्यूज़ बाकायदा याद होनी चाहिए, अलग अलग भी। और इससे एक फाइनल वैल्यू निकल के आती है एवरेज टफ। एवरेज टफ हमारा फाइनली बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफायर का एवरेज टफ क्या है, तो वो हमारा 0.69 होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना कि 0.81 और 0.57 डिवाइडेड बाई 2 इनका रेशियो एवरेज,
इनका एवरेज, तो ये हमारा 0.69 होता है।